इससे पहले के वीडियो में आपको भाग 1 और भाग 2 करा चुके थे, जिसमें भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र और भाग 2 नागरिकता था। आज उससे आगे चलते हैं। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हाल में विवाद का भी कारण बना है, CAA, NRC और NPR। CAA, NRC के समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है उसे समझते हैं, पासपोर्ट और वीज़ा क्या होता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए ये अपना देश है, ऑन कंट्री, ये फॉरेन है। तो आपको देश से बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। देखिए पासपोर्ट, यहाँ लिखा हुआ भी है पोर्ट। पोर्ट का मतलब क्या होता है? या तो आप जहाज से जाइए या तो आप शिप से जाइए, तो वो होता है, उसे पोर्ट ही बोला जाता है, बस आगे पास लगा हुआ है। तो ये पासपोर्ट क्या करता है? आपको देश से बाहर जाने का परमिशन देता है, परमिशन जाने का। और फॉरेन में क्या करता है? आप जब पासपोर्ट बना लीजिएगा तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन फॉरेन में जब आप जाइएगा तो उससे भी तो परमिशन लेना पड़ेगा ना, तो वो परमिशन को बोलते हैं वीजा। ये परमिशन देता है आने का। जैसे देखिए पासपोर्ट कैसे बनता है, तो पासपोर्ट बनाने के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स होती है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, ये सब देनी पड़ेगी। आपको एक क्राइम, बड़ा क्राइम ना किए हों। मान लीजिए आपके मन में एक सवाल होगा, चलिए किसी का पासपोर्ट बन गया, अब वो उसको अगर पासपोर्ट बनने के बाद वो कोई बड़ा क्राइम करता है, तब वो अगर देश से भागना चाहे तो वो क्या भाग सकता है? नहीं भाग सकता है। देखिए समझिए, हमारे यहाँ 2 टाइप के एयरपोर्ट होते हैं, एक इंटरनेशनल होते हैं, एक डोमेस्टिक होते हैं। डोमेस्टिक में तो कोई झमेला ही नहीं है। ये तो आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बाहर जाइएगा तो वहाँ सिर्फ आपको आधार कार्ड दिखाना है, अपना टिकट दिखाना है, आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में सिक्योरिटी चेक बहुत ही टाइट होती है। यहाँ जाइएगा तो यहाँ आपको पहले पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो आप अगर कोई बड़ा क्राइम करके भागे हैं तो उसका सारा डेटा रिकॉर्ड होता है पासपोर्ट ऑफिस में, तो अंडरलाइन आपका कर देता है। तो जब आप पासपोर्ट एयरपोर्ट पे जाइएगा, अपना पासपोर्ट दिखाइएगा, तो उसको सारा, वो जैसे ही आपका पासपोर्ट नंबर कंप्यूटर में इन करेगा ना, तो उसको वहाँ पता चल जाएगा कि आप कुछ किए हुए हैं, कोई बड़ा क्राइम किए हुए हैं, क्योंकि आपका पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ रहता है, उसे वहाँ रेड डॉट दिख जाता है। तो आपको बाद में फंसाए रखेगा। और इधर चुपचाप कुछ कोई कीबोर्ड में बटन वटन रहता है या बजर रहता है, वो दबा देता है, सिक्योरिटी गार्ड्स आएंगे, आपको पकड़ के लेते जाएंगे। तो ये हो गया, ये आप भाग नहीं सकते हैं आसानी से। जैसे विजय माल्या भागा था, अब आप सोच सकते हैं वो किसकी गलती है। हम खुल के तो बोल नहीं सकते हैं यूट्यूब की कुछ प्रोटोकॉल होती है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए वीज़ा जो होता है, पासपोर्ट देता है परमिशन जाने का, वीज़ा परमिशन आने का देता है। तो आप वीज़ा कैसे, पासपोर्ट तो आप यहाँ से बनवा लिए जाने के लिए, लेकिन वीज़ा कैसे बनवाएं? तो यहीं से आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, जो भी कंट्री जाना है, मेडिकल पर्पज़ से, नौकरी पर्पज़ से, वो आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। फिर आपको 2 दिन 4 दिन जो भी समय लगता है वो आपको अलाउ कर देगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, आप हमारे कंट्री आ सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए, कुछ कंट्री होते हैं जैसे नेपाल। नेपाल के साथ हमारा वीज़ा फ्री है। नेपाल की महिला की शादी भारत के पुरुष के साथ भी होती है। पुरुष, भारत का पुरुष नेपाल की महिला आपस में शादी ब्याह कर सकते हैं। तो इसके लिए, और हमारा बॉर्डर भी ओपन है, हम लोग कभी भी बिना पासपोर्ट वीज़ा के जा सकते हैं। तो ऐसे देश को जिसके साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है उसे हम बोलते हैं वीज़ा फ्री। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक भी रहता है, और वो देश हमारे एक मित्र की तरह रहते हैं, जो कि बोलते हैं कि आपको पासपोर्ट की, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पासपोर्ट बना लीजिए और हमारे कंट्री आ जाइए। जब आप उन कंट्री में जाएंगे, जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, जापान है, उस देश के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पासपोर्ट बना लिए, फ्लाइट पे बैठे, वहाँ पे लैंड किए, तो आपको एयरपोर्ट में ही एक केबिन रहती है ऑफिस, वहाँ आप पासपोर्ट दिखाइए, वहाँ आपको वीज़ा दे दिया जाएगा, फिर आप बाहर निकल सकते हैं एयरपोर्ट से। और कुछ उसे बोलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। जिस देश में वीज़ा उस कंट्री पहुंचने के बाद मिलती है उसे वीज़ा ऑन अराइवल। पहला समझ गए, वीज़ा फ्री जिसके साथ कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा अराइवल जहाँ की कंट्री पहुंचने के बाद आप वीज़ा ले सकते हैं, जैसे जापान, थाईलैंड, वियतनाम। और एक कंट्री होती है जहाँ की वीज़ा पहले आपको अप्रूव करानी पड़ती है, जैसे अमेरिका है,
आपको जाना है तो आप अपना पासपोर्ट बनवा लिए, फिर यहाँ से ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई किए तो आपका वीज़ा बनेगा। आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए आगे सीए के बारे में समझते हैं। देखिए सीएए क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए कब आया? 2019 में। इसे आने से पहले इसे सीए भी बोला गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। कोई भी एक्ट जब आता है तो उसे बिल ही बोला जाता है, तो इसलिए इसे सीए भी बोला गया था। ये क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। इसे बोला जाता है रिलीजियस परसिक्यूट। रिलीजियस परसिक्यूट। अब देखिए रिलीजियस परसिक्यूट होता क्या है, आप नहीं समझ पाएंगे, आपके दिमाग से ऊपर ऊपर निकल गया होगा। रिलीजियस परसिक्यूट वैसा होता है जो कि मतलब कि जो देश अपने माइनॉरिटी, जैसे कि ये तीन जगह के लिए था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जाके पाकिस्तान। जैसे यहाँ पे कि माइनॉरिटी कौन होंगे इन तीनों देश में? हिंदू ही हैं। तो जैसे देखिए वहाँ पे हिंदू को, वैसे देश जहाँ पे कि माइनॉरिटी को धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है। अब देखिए ये विवाद का कारण इसलिए भी एक बना था, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सीएए में साफ कहा गया कि वैसा देश, जैसे तीन देश का नाम लिया गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अब आप जरा खुद पढ़े लिखे हैं, सोच के देखिए, इन तीनों देश में मुस्लिम तो माइनॉरिटी होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि ये मुस्लिम मेजोरिटी देश हैं, तो यहाँ माइनॉरिटी कौन हो गया? हिंदू। तो इसमें भारत के नेता लोग बोलते थे इसमें मुस्लिम का नाम क्यों नहीं लिया गया? अरे भाई मुस्लिम क्यों आएगा, वो तो खुद मेजोरिटी में है, यहाँ हिंदू ही ना आएगा। तो इसलिए इस पर विवाद हो गया। और भारत एक हमेशा से धार्मिक सहिष्णु देश रहा है, यहाँ सांप को भी लोग दूध पिलाते हैं, तो यहाँ पे धार्मिक विवाद होता नहीं है, जल्दी धर्म के नाम पे सब आपस में मिले जुले ही रहते हैं। लेकिन वहाँ पे धार्मिक प्रताड़ना किया जा रहा था, तो इसके लिए सीएए लाया गया। तो सीएए में कहा गया कि जो 2014 से पहले धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हुए हैं, जो साफ साफ कहा गया है, जो भी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, जो भी अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक तो ऑटोमेटिक हिंदू ही है, मुस्लिम तो है नहीं। बस इसे बोला गया इस तरीके से कि ये राजनीति मुद्दा हो जाए। जो भी माइनॉरिटी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं, उनको 2014 से पहले उनको सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी। अब आप जरा सोच के देखिए, हम आपको बताए हुए थे कि नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि। एक पंजीकरण, तो पंजीकरण से 7 साल में ले सकते हैं, देशीकरण से 10 साल में। ये तो ऑटोमेटिक 2019 से 14 से 2019 तक 5 साल ऑटोमेटिक हो गया। तो इसी में संशोधन कर दिया जाता है, इसकी जरूरत थी क्या? खैर वो सब अलग बात है। लेकिन इसमें देखिए साफ कहा गया है माइनॉरिटी के नाम पे इसको दिया जाएगा, जो भी अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर। सीए तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनआरसी। एनआरसी क्या है? एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। एनआरसी ये क्या हुआ? जब पूर्वी पाकिस्तान ने, जो अब आज का बांग्लादेश देख रहे हैं, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। जब बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को जब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत प्रताड़ित कर रहा था, बहुत परेशान करता था, मारपीट करता था, कभी भी बम फेंक देता था, उसको बहुत हीन नज़र से देखता था, तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। यहाँ तक कि वहाँ के नेता शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्हें गद्दी पर बैठने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हें कहा जाता था आप बहुत हीन हैं। तो वहाँ के लोग प्रताड़ित होकर भारत आने लगे। भारत कब? 24 मार्च 1971 के बाद ये लोग माइग्रेंट के रूप में बहुत लोग भारत आए, तो भारत में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा। तो ये विवाद गया सुप्रीम कोर्ट पे। तो पूर्वी पाकिस्तान जो है, भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने इंदिरा गांधी से मदद मांगा, तो इंदिरा गांधी ने सेना भेज दिया। तो उसी का स्वरूप देख रहे हैं, उन्होंने नक्शा ही बदल दिया, आज बांग्लादेश बन गया, जिसके कारण आप देखते होंगे बांग्लादेश को पाकिस्तान से नहीं जमता है। शेख हसीना भारत आती है लेकिन पाकिस्तान नहीं जाती है। तो ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 मार्च, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन 2013 में दिया कि 24 मार्च 1971 से पहले जो भी लोग बांग्लादेश से आए, भारत आए हुए हैं,
उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ? 2015 से। ये असम में आया, सिर्फ असम तक ही रह गया और भारत में लागू नहीं है, ये फिर समाप्त हो गया, असम में ही सिर्फ था। तो 2013 में इन्होंने अपना डिसीजन दिया, इम्प्लीमेंट हुआ 2015 से। तो इनका डिसीजन क्या था सुप्रीम कोर्ट का? जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें 24 मार्च 1971 से पहले जो भी लोग आए हुए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। चलिए, मुझे लगता है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एनपीआर। अब एनपीआर क्या होता है? ये होता है नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर। एनपीआर का मतलब क्या होता है? इसे किताबी भाषा में बिल्कुल नहीं जाना है, इसे एग्जाम्पल के रूप में सरल भाषा में समझना है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। एनपीआर देखिए क्या होता है। अगर आपके फैमिली में 10 मेंबर हैं, 6 बिहार में रहते हैं और 4 दिल्ली में रहते हैं, तो जब भी जनगणना वाले आते हैं या सर्वे करने वाले आते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि हमारे फैमिली में 10 मेंबर हैं, जबकि 4 तो आपके दिल्ली में रह रहे हैं। सुनते होंगे मोदी जी के भाषण में, कभी वो बोलते हैं 125 करोड़ जनता, कभी 140, कभी 150, इसी का झमेला है। तो एनपीआर में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए आपके 6 लोग, फैमिली में टोटल 10 मेंबर हैं, 6 बिहार में रह रहे हैं और 4 दिल्ली में रह रहे हैं। तो जब भी जनगणना वाले आपके यहाँ आएंगे, सर्वे वाले, तो उनको आप क्या बोलिएगा कि हमारे फैमिली में 10 मेंबर हैं टोटल, 6 हम बिहार में रह रहे हैं, 4 दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसे बोलना है। वो आपका डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ऑन रिकॉर्ड रहेगा सब कुछ। और जब ये दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे ये क्या बोलेंगे कि हमारे फैमिली में 10 मेंबर हैं, 4 दिल्ली में रह रहे हैं, 6 यहाँ। मैच हो जाएगा आपस में रिकॉर्ड। बस यही बात है एनपीआर में, कुछ नहीं है। झूठ मूठ का ये लोग हल्ला मचा के रखा है, सीए, एनआरसी और एनपीआर। और एनपीआर के बाद जब जनगणना होगी, ये बेहतर जनगणना होगी, एकदम एग्जैक्ट जनगणना होगी। अब बताइएगा कमेंट में क्या सही लगा आपको। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।